हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product is called a combination reaction. For example, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हो गए, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जिसका नाम था वाटर। ठीक है सर, यहां तक समझ आया। अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने के लिए एक्टिविटी 1.4 को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.4 क्या बोलती है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। इसने क्या बोला कि तुम लोग क्या करो, पहले इसकी इक्वेशन और ऑब्जर्वेशन ध्यान से पढ़ेंगे। उसने बोला पहले तुम लोग क्या करो, एक कैल्शियम ऑक्साइड लो। सर कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना? ये रहा कैल्शियम वैलेंसी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 आपस में कट गए, तो कैल्शियम ऑक्साइड लो। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसमें वाटर ऐड करो तो प्लस कर दिया H2O। अब देखो क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना वो मेटेलिक ऑक्साइड, और ये एक बेस। जब भी मैं बेस को पानी में डालता हूँ ना तो वो अल्कली फॉर्म कर लेता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दोबारा समझा रहा हूं, उसने बोला CaO, उसमें पानी डालो प्लस H2O गिव्स आउट CaOH ट्वाइस प्लस एनर्जी। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम। सर कैल्शियम ऑक्साइड में 3 लेटर्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 4 लेटर्स हैं। क्विकली कौन सा बोला जा रहा है? सर जल्दी बोला जा रहा है CaO, तो उसको बोलते हैं क्विक लाइम, और दूसरे को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आई। अब उसने हमें क्या पूछा था कि इज देयर एनी राइज इन टेम्परेचर, डज द बीकर फाउंड टू बी हॉट? तो ऑब्जर्वेशन में उसका आंसर पढ़ो। उसने बोला व्हेन द वाटर इज एडेड ऑन अ क्विक लाइम द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एंड द बीकर इज फाउंड टू बी वेरी हॉट। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आया, और मैंने तुम्हें ये सिंबल्स और इनकी वैलेंसी लिख के दी है, तो इसको साथ साथ में रिवाइज करते जाना और लर्न करते जाना। सर उसने पहली एक्टिविटी में बस ये समझाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। यहाँ तक हो गया। अब सुनो उसने क्या बोला। उसने बोला ये जो तुम्हारा स्लेक्ड लाइन बना ना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, स्लेक्ड लाइन हेल्प होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। सर वो कैसे हेल्प करता है? पढ़ते हैं। स्लेक्ड लाइन प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। सर वो कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश ऑन द वॉल्स। ठीक है सर, पढ़ते हैं। देखो उसने क्या बोला, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया ना तुमने, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये तुम्हारे वॉल्स को एक शाइनी अपीयरेंस देता है। तो यहां तक पढ़ो। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश ऑन द वॉल्स। अब उसने क्या बोला, एक और बात ध्यान में रखना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये तुम्हारा मार्बल और एग शेल, उसका भी फॉर्मूला यही होता है CaCO3। एक बार दोनों रिएक्शंस को रिवाइज करते हैं। उसने बोला पहले क्विक लाइम लो, CaO, उसमें पानी डालो प्लस H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। फिर उसने बोला कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करो, फिर क्या बनेगा? CaCO3 प्लस वाटर। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और तुम्हारे वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस दे देगा CaCO3। सर यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, उसने बोला सम मोर एग्जांपल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला, बर्निंग ऑफ अ कोल। अब जब मैं कोल को बर्न करता हूं, इसका मतलब है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। तो ये हो गया बर्निंग ऑफ कोल की एग्जांपल, क्योंकि देखो दो रिएक्टेंट हैं,
और एक सिंगल प्रोडक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, दो रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है सर, दो और एग्जांपल भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की समझ आ गई। अब पहले क्या करते हैं, इसी को एनसीईआरटी से मार्क करते हैं और इसको रीड करते हैं। तो देखो उसने क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed from two or more than two reactant is known as a combination reaction. अब मैंने तुम्हें क्या पढ़ा उसके बाद, व्हाइट वॉशिंग में कौन हेल्प करता है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 प्लस वाटर। सम मोर एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ कोल C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। हमने बैलेंस नहीं की, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 2 आया और यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट बोलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसने एग्जांपल सबसे पहली दी है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को बोलते हैं मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसको बर्न करने के लिए मुझे चाहिए ऑक्सीजन, तो प्लस कर दिया O2। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो बना CO2, जब मैं हाइड्रोजन को बर्न किया तो बना वाटर, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किया तो बना वाटर। अब इसमें क्या है, दोनों कंबाइन है, CH4 है तो बनेगा CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए तुम लोग यहाँ पर 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन हो गई 4, ऑक्सीजन हो गई 4, कार्बन है तो यहाँ पर भी लगा दो 2, तो ये मेरी इक्वेशन होगी बैलेंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। सबसे पहली एग्जांपल कौन सी है सर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब सेकंड एग्जांपल उसने बोला रेस्पिरेशन। सबसे पहली एग्जांपल थी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सेकंड एग्जांपल थी रेस्पिरेशन। उसने बोला इसको पढ़ने के लिए रीड पेज नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है सर, पेज नंबर 7 पे आ गए हम लोग। तो उसने क्या बोला, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of product is called a chemical exothermic chemical reaction, burning of natural gas। अब देखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ऑक्सीजन की मदद से मैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करता हूँ और एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शन देखो, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में मैंने ग्लूकोज को, ऑक्सीजन मैंने ली, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज किया। क्या रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुई, हमने खाना खाया तभी तो एनर्जी रिलीज हुई, हमने पूरा दिन काम कर पाए। तो सर ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसने बोला, पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन। अब इसको डिटेल में पढ़ो। उसने बोला वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग द डाइजेशन food is broken down into simpler substances. Rice, potato, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. The glucose combine with oxygen in the cells of the body and provides energy. तो उसने क्या बोला, हमने खाना खाया तो पहले सिंपलर फॉर्म में टूटता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारे एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने क्या एग्जांपल दी है, उसने बोला डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ कंपोस्ट। उसने बोला जब वेजिटेबल मैटर को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डीकम्पोज करते हैं ना, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो ये भी किसकी एग्जाम्पल हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो यहाँ तक मैंने सबसे पहला टॉपिक जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको डिटेल में कवर कर दिया। 2 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले उसने बोला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, वाटर इवेपोरेट और कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल। फिर उसने बोला अदर एग्जांपल C+O2 CO2, H2+O2 H2O। अब उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या बोला था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। रेस्पिरेशन के केस में क्या बोलूँगा,
ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वो किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सिंस द एनर्जी इज रिलीज, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है सर, यहां तक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनसीईआरटी से अलॉन्ग विद द नोट्स पढ़ के हमारा ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को। देखो सर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को बनाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, कि जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सर, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी 1.5 समझते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट एक्टिविटी लगती है बच्चों को, ऑब्जर्वेशन इसमें काफ़ी हैं, इनमें जो सब्सटेंसेस है कलर्स लर्न करने वो भी डिफिकल्ट है, तो एक बार ध्यान से समझना इसको। तो उसने एक्टिविटी 1.5 में क्या बोला, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर द हीटिंग। उसने बोला फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को बर्न करो, बर्न करने से पहले कलर ऑब्जर्व करो, बर्न करने के बाद कलर ऑब्जर्व करो और देखो क्या होता है। ठीक है, देखो सर क्या बोल रहा है वो। उसने क्या बोला कि मैंने क्या किया, एक फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, तो उसने बोला हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स विच इज ग्रीन इन कलर लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन हीटेड एंड फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। कहता जी जो हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लिया ना सर, वो हाइड्रेटेड थे। हाइड्रेटेड का मतलब होता है उनमें ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता, जरूरी नहीं है कि अगर कोई सब्सटेंस ड्राई दिख रही है तो उसमें वाटर नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक सब्सटेंस को कंबाइन करके रखते हैं। तो फेरस सल्फेट जो था ना वो हाइड्रेटेड था, मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, उसमें .7H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। ये नेक्स्ट चैप्टर में तुम डिटेल में पढ़ोगे। तो उसने क्या बोला कि जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था उसका फॉर्मूला था FeSO4.7H2O। ठीक है, जो ग्रीन इन कलर था, इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं FeSO4 को, CuSO4 को हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था ना जिसमें 7.7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जब मैंने उसको बर्न किया तो उसमें से वाटर जो है वो वेपोरेट हो गया और उसने बना दिया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसको बोलते हैं FeSO4 विच इज वाइट इन कलर। ठीक है सर, बिफोर द रिएक्शन FeSO4.7H2 था, ठीक है, वो ग्रीन इन कलर था। बर्न करने के बाद FeSO4 बना जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो गए क्योंकि मैंने उसको हीट किया था। तो क्या बना मेरा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, मतलब इसमें पानी नहीं है। फिर उसने बोला पानी निकला सबसे पहले, अब मैंने दोबारा से इसी को हीट करता जा रहा हूं। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डीकम्पोजेस टू गिव फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, उसने क्या बोला, पहले मैंने FeSO4.7H2O को बर्न किया, पहले तो 7H2O निकले तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म हुआ। फिर और हीट करता जा रहा था तो बना फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब उसने बोला Fe2O3 is a brown solid whereas SO2 and SO3 have a smell of burning sulfur। तो उसने बोला जो Fe2O3 बना, जो मेरा फेरिक ऑक्साइड बना सर, वो क्या था, वो था ब्राउन कलर का सॉलिड और SO2 और SO3 निकला। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, उसने क्या बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। जब मैंने FeSO4 को हीट किया, FeSO4 में .7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स थे जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का था। बर्न किया, पहले वाटर मॉलिक्यूल उगड़े, ठीक है, तो बना FeSO4 एनहाइड्रस। अब इसको बर्न करता ही जा रहा हूं तो FeSO4 फर्दर टूट के फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में आ गया। तो FeSO4 हाइड्रेटेड .7H2O का कलर था ग्रीन, FeSO4 एनहाइड्रस का कलर था व्हाइट, Fe2O3 एक ब्राउन कलर का सॉलिड था और SO2 और SO3 के बर्निंग सल्फर की स्मेल थी। ठीक है, अब इसकी ना इक्वेशन देखो ध्यान से। इसमें ना आयरन की हमें पता है 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होती है सर 3 वैलेंसी जिसको बोलते हैं फेरिक और एक बोलते हैं फेरस। अब सबसे पहले उसने क्या बोला था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लो। तो फेरस सल्फेट कैसे बना, ये देखो Fe वैलेंसी 2, SO4 वैलेंसी 2, ये कट हो गया तो बना फेरस सल्फेट। अच्छा, बर्न होके एक तो वाटर मॉलिक्यूल गए और साथ में वो किस में ब्रेक डाउन हो गया था सर, Fe2O3, उसको क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो जो फेरिक होता है उसकी वैलेंसी होती है 3, तो ये देखो Fe की वैलेंसी 3
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बना Fe2O3, और क्या बना था SO2 और SO3, और ये 2 मैंने लगाया तुम्हारा बैलेंसिंग पर्पस के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सर यहाँ तक समझ आया? ठीक है, एक बार लास्ट में बता दूँ, फेरस सल्फेट का कलर क्या था? पहले था फेरस सल्फेट और 7H2O, ये था ग्रीन कलर का। पहले वाटर निकला और FeSO4 टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में। सर यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, चलो एक और एग्जांपल है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। उसने एक और एग्जांपल दी है, कहता जी सिमिलर एग्जांपल है CaCO3, जब तुम इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसको पहले पेज नंबर 8 से रीड करते हैं इस रिएक्शन को, पहले बाकी भी पढ़ लेते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने तुम लोगों को पढ़ा दी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखो पहले क्या था, फेरस सल्फेट में .7H2O थे, उसने पहले अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया व्हेन हीटेड, द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, इट देन फर्दर डीकम्पोज हो गया Fe2O3, SO2 और SO3 में। फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन कलर था और SO2 और SO3 गैसेस थे। यहाँ तक समझ आया? अब दूसरी रिएक्शन में उसने क्या बोला, कहता जी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। यहाँ पर एक मेन चीज़ समझ लेना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। वन ऑफ द इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट में ये बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड हेल्प करता है, तो MCQ में तुम लोगों को पूछ सकता है। तो यहाँ तक हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली। अब जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये फर्दर 3 तरह की होती है। पहला होता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, सेकेंड इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, एंड थर्ड इज योर फोटो डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है प्रोडक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फोटो डीकॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटो को बोलते हैं लाइट, ठीक है सर। अब समझते हैं सबसे पहले थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हमने ऊपर अभी एक्टिविटी 1.5 पढ़ी है, वो किसके एग्जाम्पल है? सर उसमें हीट लगी थी ना, तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। सो व्हेन द डीकॉम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, उसको बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक। डीकॉम्पोजिशन कैरिड आउट बाय लाइट इज नोन एज द फोटो डीकॉम्पोजिशन। अब थर्मल डीकॉम्पोजिशन के लिए एक्टिविटी 1.5 थी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। एक्टिविटी 1.6 पढ़नी है, उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो सर, एक्टिविटी 1.6 इसने क्या बोला, टेक 2 grams ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसने भी ये बोला, कहता जी नाइट्रेट पाउडर लो, लेड नाइट्रेट लो। तो देखते हैं सर, पहले इसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। कहता जी द लेड नाइट्रेट विच इज वाइट इन कलर गिव्स अ येलो रेसिड्यू ऑफ लेड मोनोऑक्साइड। उसने बोला लेड नाइट्रेट था, उसका कलर क्या था? ये वाइट इन कलर था। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो इसने क्या बनाया? लेड मोनोऑक्साइड। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व्ड एंड कलरलेस गैस O2 इज ऑल्सो इवॉल्व्ड। ठीक है सर, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो उसने क्या बोला, पहले लेड नाइट्रेट लो। लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है सर? ये होता है वाइट इन कलर। लेड नाइट्रेट वाइट इन कलर है। उसको जब मैंने बर्न किया, उसको जब मैंने हीट किया, तो उसने प्रोड्यूस किया लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, Pb और सिंगल ऑक्सीजन, NO2 और ऑक्सीजन। अब एक बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। सर उसने बोला ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पेपर में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि वो तुम्हें एक्स और वाई की तरह एक क्वेश्चन डालेगा और उसने बोलेगा वाई गैस इज रिलीज विच हैज़ अ ब्राउन फ्यूम। तो ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। इसमें ये बात को ध्यान में रखना। तो आई होप तुम लोगों को ये एक्टिविटी भी क्लियर होगी। अब ये वाली जो एक्टिविटी है, इसमें भी हीट लगी है तोड़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। एक बार ये मैंने वैलेंसीज लिखी हैं, तो तुम लोग खुद कंपाउंड की फॉर्मेशन अब कर सकते हो। तो ये मेरा NCERT से यहाँ तक हो गया खत्म। अब उसने ऊपर क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के लिए एक्टिविटी 1.7 पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 1.7 पे आते हैं। अब देखो ये एक्टिविटी ना बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें मेन बता। उसने बोला एक प्लास्टिक मग लो, तुम लोग इसमें 2 होल्स करो और इन दोनों होल्स के अंदर रबर स्टॉपर्स को फिट कर दो। ठीक है, रबर स्टॉपर्स को फिट करने के बाद इसमें ना तुम लोग क्या करो, कार्बन इलेक्ट्रोड्स डालो। एनोड और कैथोड 2 तरह की होती है। तो तुम लोगों ने क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स उसमें फिट कर दिए।
उसके बाद इसको बैटरी के साथ कर दो कनेक्ट। तो ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स फिट किए और इसको मैंने ये बैटरी के साथ कर दिया कनेक्ट। अब उसने क्या बोला कि इसको फिल करो वाटर के साथ और इसमें क्या डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो, फिल द मग विद वाटर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। सर सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए डालते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होना है। तो जब मैं वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ ना तो वो अपने आयंस को रिलीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन एक ईजिली हो पाती है। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद द वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसने बोला 2 टेस्ट ट्यूब्स को तुम ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख दो। स्विच ऑन द करंट। You will observe the formation of bubbles on both the electrode. Is the volume of gas collected same in both the test tube? Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. ठीक है, ये उसने मेन चीज़ें बोली हैं। अब उसने आगे क्या बोला, टेस्ट these gases one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube, and which gas is present in each test tube. ठीक है, मेन अब समझो, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बहुत आराम से। सबसे पहले उसने क्या बोला, तुमने 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाले, जैसे करंट को ऑन करोगे और उसके ऊपर ना तुमने टेस्ट ट्यूब इसलिए डाली ताकि गैस कलेक्ट हो सके। उसने सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला ताकि करंट पास हो सके। डिटेल में समझते हैं हम ध्यान से। उसने बोला जब तुम लोगों ने करंट को ऑन किया तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर में 2 तरह के मतलब एलिमेंट है, एक H है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो वो दोनों टूटेंगे। ये बात तो कन्फर्म है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। अब सबसे पहले उसने क्या बोला, द बबल्स ऑफ गैसेस बीइंग फॉर्म्ड एट बोथ द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसने बोला दोनों के दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स में बबल्स फॉर्म होने वाले हैं कंटेनिंग द वाटर। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन कैथोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन एनोड। सर सबसे पहले ये कैसे पता लगेगा, देखो ध्यान से समझना। कैथोड जो होता है ना, ये होता है नेगेटिव, एनोड होता है सर पॉजिटिव। सर ये कैसे लर्न करें, देखो एनोड ए से शुरू हो रहा है, तो बेटा मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। जब A+ ग्रेड आता है तो घर पे पॉजिटिव माहौल रहता है कैथोड, जब C ग्रेड आता है तो घर पे थोड़ा नेगेटिव माहौल रहता है। तो कैथोड हो गया नेगेटिव टर्मिनल, एनोड हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। मेरे को एक बात बताओ, जब पानी टूटेगा, वाटर टूटेगा, तो वो टूटेगा सर H पॉजिटिव हाइड्रोजन और O2 नेगेटिव में। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कैथोड नेगेटिव है तो सर इसके ऊपर कौन जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एनोड पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर जाके कलेक्ट होगा, सर एनोड के ऊपर। अब उसने बोला था कि कैथोड पे क्या कलेक्ट हुआ सर, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या कलेक्ट हुआ, ऑक्सीजन गैस। उसने बोला जो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट हुई है ना, ये गैस डबल द अमाउंट है सर ऑक्सीजन के साथ। सो द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द गैस कलेक्टेड एट एनोड, बिकॉज क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, H2O, हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन के। तो यही उसने ऊपर बोला। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। उसने नेक्स्ट क्या पूछा था हम लोगों से कि जब हम एक बर्निंग कैंडल को लेके जाते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स के पास, तो उनके प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म्ड बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। तो कौन सी गैस किस टेस्ट ट्यूब में निकली वो कैसे चेक होगा। तो उसने बोला व्हेन द बर्निंग कैंडल इज टेकन टू द नियर टू द माउथ ऑफ कैथोड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव, तो उस पर कौन सा होगा, हाँ क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव, तो उसके ऊपर कौन सी होगी सर, गैस कलेक्टेड हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं मैंने तुम लोगों को बताई थी, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। बट व्हेन टेकन नियर टू द माउथ ऑफ एनोड इट स्टार्ट्स बर्निंग ब्राइटली, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। ऑक्सीजन को जब बर्न करूंगा तो वो और ज्यादा ब्राइटली फ्लेम को प्रोड्यूस करेगी, बर्न होगी। सो द गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन एंड इन द राइट टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन। कैथोड में ऑक्सीजन है और लेफ्ट टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ पर ना डिटेल में लिखना ना, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस पे है सर, हाइड्रोजन कलेक्टेड है कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन कलेक्टेड है एनोड के ऊपर। तो लेफ्ट राइट के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग क्या करो वहाँ पर देख लेना कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है। सर यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनेगी, H2O सर ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इधर मैंने 2 लगा दिया, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ये हो गया बैलेंस। अब हमने तीसरी तरह की डीकम्पोजिशन पढ़नी है जिसको बोलते हैं
फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। उसमें क्या होता है, लाइट से ब्रेकडाउन होता है। तो उसने बोला एक्टिविटी 1.8 को पढ़ो, तो एक्टिविटी 1.8 को पढ़ता हूँ। उसने बोला टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का मतलब Ag, क्लोराइड मतलब Cl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, उसका कलर नोट करो। प्लेस द चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर आफ्टर सम टाइम। देखो जी, सनलाइट में इसने प्लेस किया ताकि उसको लाइट मिल सके। अब उसने क्या बोला, कहता है जब भी क्या होगा, हमने जो ऊपर AgCl को लिया ना, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। अब कैसे बना ये देखो, मैं इक्वेशन क्या बना रहा हूँ। उसने बोला AgCl को लो, अब जो AgCl ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। तो यहाँ पर मैंने लिया AgCl, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो, तो हमारी ये वाली एक्टिविटी भी खत्म हो गई। अब उसने क्या बोला, एक और एग्जांपल दी हमें फोटो डिकम्पोजिशन की, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, AgBr ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस ब्रोमीन, ठीक है। सो ये होता है पेल येलो कलर का, ये होता है ग्रेइश वाइट कलर का, और ये होता है रेडिश ब्राउन। सो द अबव रिएक्शन, अब ये ध्यान से समझना, कहता है जो ऊपर हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी है ना फोटो डिकम्पोजिशन की, ये दोनों के दोनों अबव रिएक्शन जो है ना, ये वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में काम आती है। तो ये तुम्हें पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि विच रिएक्शन आर यूज्ड इन व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, एक तो सिल्वर क्लोराइड वाली और ये सिल्वर ब्रोमाइड वाली। सर यहाँ तक खत्म हो गया। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। देखो उसने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो थे रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि हमें कंपाउंड्स को तोड़ना है। वो एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सच रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। So I hope तुम लोगों को पूरा क्लियर होगा. So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.